नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक थोड़े पुराने लेकिन करंट अफेयर्स, अब 15-20 दिन पुराना कोई करंट अफेयर्स ही रहता है, तो एक करंट से रिलेटेड चीज जो हमारे पॉलिटी को टच कर रहा है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत के नए संसद भवन। तो भारत के नए संसद भवन पर आज आपको एक करंट टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जब भी किसी करंट टॉपिक को चर्चा करते हैं तो पहला क्या है कि चर्चा में रहने का इसका क्या कारण। तो सबसे पहला कारण यह है कि 10 दिसंबर 2020 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। तो यह चर्चा में रहने का पहला कारण हुआ है कि हमारा नया संसद भवन बनेगा, उसकी शुरुआत हो गई आधारशिला रख करके 10 दिसंबर 2020 को। ये चर्चा का कारण है। दूसरा, आधारशिला के साथ साथ प्रधानमंत्री जी एक मैसेज देना चाहे कि संसद भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को या भारत के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति धर्म से रिलेटेड हों, सबों के लिए है। क्योंकि इस अवसर पर प्रधानमंत्री जो हैं वो सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किए। तो सर्वधर्म प्रार्थना सभा का मतलब ही हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये मैसेज देना चाहे कि हमारे संविधान के आमुख में जो लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को बनाने के लिए। तो धर्मनिरपेक्ष का दो तरह से भी परिभाषा आप कर सकते हैं। एक परिभाषा तो यह हुआ कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, या एक होगा कि नहीं, राज्य का में रहने वाले सभी नागरिकों का धर्म राज्य का धर्म होगा। राज्य किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और हमारे संविधान में जब आप आगे पढ़ेंगे और पढ़ाते हैं हम, तो दोनों ही बात लिखा गया है कि राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, ये भी है, लेकिन राज्य जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश इत्यादि के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल का भी सम्मान करते हुए पूजा हुई, लेकिन उसके बाद वो हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा है, पूजा हुई, लेकिन उसके बाद हम कोई भी भवन बनाते हैं तो उसके शिलान्यास के समय पूजा करते ही हैं। तो पूजा हुई, लेकिन उसके बाद एक सर्वधर्म सभा हुई, प्रार्थना सभा। यानी एक मैसेज गया कि नहीं, ये संसद है, इसमें सभी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, मूल वंश के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। जो चुनाव जीतकर आ रहे हैं संसद में, वो सभी के लिए है। तो चर्चा का दूसरा होने का कारण ये हुआ। तीसरा, संसद भवन जो निर्माण हो रहा है, नए संसद भवन का, तो आप सभी जानते हैं कि सरकार का कोई भी काम एक प्रोजेक्ट बना करके किया जाता है ना। तो यह भी एक प्रोजेक्ट है, किंतु यह एक नैरो प्रोजेक्ट नहीं है कि मतलब एक बिल्डिंग तक ही सीमित है। हमने इसके लिए पहले सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनाया। अभी हम इसी को पढ़ेंगे और कोई भी इस पर चर्चा नहीं किया दोस्तों, इसलिए कह रहे हैं कि इसको पढ़िएगा।
तो इसका निर्माण एक प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसका बहुत वाइड रेंज है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के आधार पर जो है, उस प्रोजेक्ट का एक भाग है हमारा नया संसद भवन। तो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम इस नए संसद भवन का शिलान्यास रखे हैं। ये 3 कारण था चर्चा में होने का। पहला क्या था, तो 10 दिसंबर 2020 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया। इससे कई चीज निकलकर सामने आ सकता है। संसद भवन का स्थान कहाँ होगा, तो पार्लियामेंट में जब चैप्टर में जाते हैं तो वहाँ क्या कहता है कि संसद भवन का स्थान कहाँ होगा या संसद तय करेगा, ठीक ना। तो संसद दिल्ली में तय किया है, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी कोई नए जगह पे संसद भवन नहीं बनाना चाह रहे हैं। संसद ने जहाँ पे तय किया है पुरानी परंपराओं के आधार पे कि नई दिल्ली में होगा, तो नई दिल्ली में ही। कोई नया रिजोल्यूशन पास नहीं कर रहे हैं कि हम हैदराबाद में नया संसद भवन बनाएंगे या कोई नए शहर का चयन करेंगे, तो नई दिल्ली में ये किया गया। जो कहा गया है ना दोस्तों, इसके साथ आर्टिकल निकालिए कि ये क्या है। जब तक कि आप संवैधानिक घटना को संविधान के दायरे में नहीं पढ़ेंगे तो ये एक न्यूज बन के रह जाएगा, तो पॉलिटी का प्रश्न जो है आपको नहीं पकड़ाएगा। आज रात को मेरे मन में ये विचार आया कि हमारा जो लड़का, हो सकता है ये नहीं भी पकड़ाए क्वेश्चन, यह मत सोचिएगा कि कल पीआई का एग्जाम है, तो अगर वो पीआई का एग्जाम देने जा रहा है तो उसको अब अंतिम समय में वो मगजमारी तो नहीं कर रहा होगा, शांत दिमाग से बैठा होगा, तो उसको एक ऐसा वीडियो रेलिवेंट पेश करें। प्रश्न का आना नहीं आना इससे कोई मतलब नहीं है, जो उसको इंजॉयमेंट भी हो, अच्छा भी लगे, रस का चीज हो, और इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको पॉलिटी में, तो ये भी आप उसके साथ जोड़ करके देखें। तो क्या देख रहे हैं कि पहला चर्चा का कारण यही बताया कि संसद कहाँ होगा ये संसद तय करेगा, और प्रधानमंत्री जी इसके लिए संसद में कोई नया बिल लेके नहीं आए कि हम जगह बदलेंगे। नई दिल्ली तय किया है तो इसलिए नई दिल्ली में ही आधारशिला रखा गया। दूसरा चर्चा में होने का कारण कि शिलान्यास के तुरंत बाद प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाना यह तय करता है कि भारतीय संविधान के आमुख में जो कहा गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो धर्मनिरपेक्षता का दोनों मतलब होता है। तो हमने ज्यादा अच्छा ये समझा कि सभी धर्मों को यदि साथ ले लें तो यानी पूरे भारत के प्रजा को अंदर से लगाव होगा कि हाँ, हमें भी इस आधारशिला में साथ रखा गया। तो आमुख को जो है देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का व्याख्या भी इस तरह से करिए कि सर्वधर्म के समय यही हुआ कि सभी को अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है, तो हर नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता को ख्याल रखते हुए एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। संविधान के साथ जोड़ करके देखेंगे दोस्तों। और एक ये है अपना कि यह जो बनाया जा रहा है यह एक बड़े प्रोजेक्ट, एक वाइड रेंज है, एक प्रोजेक्ट है जिसका एक भाग है। उस प्रोजेक्ट के तहत अभी बताते हैं कई और बिल्डिंग बनने हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ें। अब हमारे मन में प्रश्न ये आएगा कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है। ये आप देखिए, चित्र ही दिखेगा आपको हरा भरा। इधर संसद भवन है, इधर और भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ये हमारा पुराना संसद भवन है। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो सबसे पहले केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2019 में केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना की शुरुआत की। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, डेवलप तो है ही, रीडेवलपमेंट
प्रोजेक्ट की शुरुआत की। तो सबसे पहला इसमें से क्या निकला कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने किया? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के बाबतों के मंत्रालय ने वर्ष 2019 में केंद्रीय विस्टा पुनः बसावट परियोजना की शुरुआत की, पुनर्विकास परियोजना की शुरुआत की। अब यह है क्या? तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या शामिल है, किसका किसका पुनर्विकास किया जाएगा, क्योंकि नाम ही है रीडेवलपमेंट। तो वर्तमान में नई दिल्ली में इस सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम, पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसके पीछे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, ये देखिए यहां इंडिया गेट और नेशनल आर्काइव्स, इन सबों का रीडेवलपमेंट करना है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास, विकास नहीं है, विकास होता तो कोई नया जगह पे डेवलप करते, विकसित है उसको फिर से हमको जो है रीडेवलप कर रहे हैं। और इसमें हम राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो दो मिनिस्टर में जहां बैठते हैं जो है, और इंडिया गेट और नेशनल आर्काइव्स, राष्ट्रीय अभिलेखागार, इतनों का पुनर्विकास करना इसके अंदर शामिल है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस इंडिया गेट से लेकर के जो आप राष्ट्रपति भवन तक जाते हैं और दोनों तरफ जो बिल्डिंग बना हुआ है, तो उससे ये क्या बन गया? यह एक कॉरिडोर बन जाता है, ठीक है। और इस कॉरिडोर से कौन निकलते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, यानी पावर वहीं पे है। तो इस कॉरिडोर को अगर हम पॉलिटिकल साइंस के भाषा में कहें तो यह एक पावर कॉरिडोर है, सत्ता का कॉरिडोर है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत का जो पावर कॉरिडोर है उसको पहले जो पहचान दिया गया वो गलत भी नहीं था, वो उस समय के हिसाब से दिया गया, उसको एक नई पहचान दी जाए। इतने सालों से जो चला आ रहा है तो हमारा अतीत भी गौरवशाली है, जो था वह भी बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि हमने नए संसद भवन के बनाने के बावजूद पुराने संसद भवन को हम संग्रहालय के रूप में दिखाएंगे कि लोग वहां जा करके देख सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं? पुराना अतीत भी अच्छा था, लेकिन इस पावर कॉरिडोर को नई पहचान दी जाए। इस सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। अब इसके अंदर कौन कौन से काम किए जाने हैं, देखिए यही है। ये इंडिया गेट से शुरू होगा और ये राष्ट्रपति भवन तक जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या क्या है। सेक्रेटेरिएट, एनेक्सी एंड सपोर्ट फैसिलिटी, यहां पर है इंडिया गेट, इंडिया गेट के चारों ओर। अब ये तो आंखों देखा चीज कि भाई कम से कम 27 साल दिल्ली में हम रहे, तो ये तो आंखों देखा चीज है। तो देखिए इंडिया गेट के ये चारों ओर ये, ठीक है, यहां से लेकर के यहां पे ये जो है सेक्रेटेरिएट, एनेक्सी एंड सपोर्ट फैसिलिटी होगा। ये बनेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ये जो है ये हमारा है राजपथ, ये है सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर। यहां पर जो है ये देख रहे हैं ये बनने जा रहा है न्यू पार्लियामेंट हाउस। देखिए जरा, ये जो इलाका है यहां पर है सेक्रेटेरिएट, एनेक्सी एंड सपोर्ट फैसिलिटी। यहां पर जो है ये इंडिया गेट, ये हमारा राजपथ है, ठीक। ये जो है बिल्डिंग ये है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये है सेक्रेटेरिएट कॉन्फ्रेंस। यहां बनने जा रहा है न्यू पार्लियामेंट हाउस। ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है जो कि अब हो जाएगा म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। ये देखिए यहां पर जो है ये बनने जा रहा है न्यू पीएम हाउस, न्यू पीएमओ।
इसके बाद ये जो इलाका है यहां बनने जा रहा है प्राइम मिनिस्टर्स न्यू रेजिडेंस। ये गलत लिख दिया, न्यू प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस बने क्या नया आएंगे कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर्स न्यू रेजिडेंस। दरअसल प्रधानमंत्री जी का जहां आवास है वहां से पीएमओ तक आने में जब वो निकलेंगे तो बैरिकेड लगेगा, लोगों को आने में असुविधा होगी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको करीब लाया गया। और ये है हमारा राष्ट्रपति भवन, और यहां पर जो है ये एमपी ऑफिसेस हैं। ये जो है हमारा इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि पावर कॉरिडोर जो है, ये जो पावर कॉरिडोर है इसको नया पहचान देना, ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर हो गया? अब आइए आगे। तो इसका मतलब क्या निकला कि इस परियोजना में इतने जो काम होने हैं उसका ये एक पार्ट अभी शुरू हुआ है। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे देखें। अब इसके अंदर कौन कौन से काम किए जाने हैं? किसके अंदर? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंदर कौन कौन से काम किए जाने? तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच, ये जो अभी आपको दिखाए, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच नए संसद भवन और सचिवालय का निर्माण करना। नए संसद भवन और सचिवालय का निर्माण करना, यह सेंट्रल है तो अगल बगल भी तो है, सचिवालय का निर्माण करना। प्रधानमंत्री के आवास को पीएमओ के करीब लाना। ठीक है? नए संसद का निर्माण करना, और नॉर्थ ब्लॉक जो है वहां पे उपराष्ट्रपति जी जो हैं उनके भवन को भी नॉर्थ ब्लॉक के समीप लाना। ये जो है इस सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के अंदर है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच नए संसद भवन, सचिवालय का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास को पीएमओ के करीब लाना, और उपराष्ट्रपति के भवन को नॉर्थ ब्लॉक के पास में लाना। ये जो है इसके अंतर्गत था। अब शिलान्यास ही केवल क्यों हुआ? तो उच्चतम न्यायालय पर कोई पर्यावरण को लेकर के कई चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पर टोटल 10 याचिका पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में 10 लोग जो हैं इस पर अपनी अपनी जो है उसको लेकर के, समस्याओं को लेकर के जो उनको लगता है अवेयरनेस, तो क्या कहते हैं 10 याचिका लंबित है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक हम इस याचिका की सुनवाई नहीं कर लेते हैं तब तक इसके निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि अगर इसका शिलान्यास करना हो संसद भवन का तो वो किया जा सकता है। तो दोस्तों अब शुरू करेंगे यहां के बाद जो आप अखबारों में पढ़े। ये भी छपा है अखबारों में, बट वो गंभीर अखबारों में छपा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या कहते हैं, किसी भी अखबार में, गंभीर का मतलब हिंदू पेपर में भी, वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना आपको नहीं लिख कर देगा। यही ना हम परेशान हो जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे करंट अफेयर्स में उसने लिख दिया कि इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा पर। अब आपका काम है कि उस प्रोजेक्ट को खोजिए कि वो है क्या। लेकिन आप विद्यार्थी हैं ना, तो हम एक बच्चा जिसको कि इतना विषय पढ़ना है, हम टीचर एक एक विषय बांट लिए हैं, स्पेशलाइज हो गए हैं। तो बताइए जो सामने वाला बच्चा है
जिसको पीआई का एग्जाम देना है, डीवाईएसपी का एग्जाम देना है, वो इतने चीजों को अगर वो हर चीज को खोजने चला जाएगा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए ना आज जो है टीचरों की आवश्यकता ज्यादा है। हम लोगों के टाइम में इतने वाइड एंगल नहीं थे, जो हकीकत है वो स्वीकारना चाहिए। हम लोगों के समय में करंट होता था तो संसद भवन पढ़ के छोड़ देते, लेकिन आज क्या है कि नहीं, आप एक ऑफिसर जब बनेंगे तो हो सकता है कल को ऐसा ही प्रोजेक्ट आप सेक्रेटरी बने और आपके सामने प्रपोजल में आए, तो आपको अगर वो प्रोजेक्ट ही नहीं मालूम है तो आप उस समय क्या प्लानिंग करेंगे। इस कारण से आज क्वेश्चन का एंगल बदला है। तो ये काम हम शिक्षकों का है कि आपको निकाल करके दें। तो एंजॉय करिए, कल पीआई का एग्जाम है और बढ़िया से ये न्यूज़ देखिए और साथ में इसको सुनिए, और साथ साथ एकदम आज हल्के मोड में आपको पढ़ा रहे हैं कि ये पढ़ाई नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है बस। कल क्वेश्चन आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, 1 घंटे का एंटरटेनमेंट है अपना। इसीलिए इसको ही लोड कर किए, वरना 10 बजे भी सुबह ये क्लास आपका लोड हो सकता था। तो उसका कारण बस यही है कि आप आज अभी हल्के मूड में हैं, देखिए, एंजॉय करिए और अब दिमाग पर ज़्यादा टेंशन नहीं लाइएगा दोस्तों। अब जो भी आप पढ़ लिए हैं उसको अब काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस करना है। अब जो है काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस करना है दोस्तों। जीपीएससी, पीआई, आईएएस, एसटीआई, माने जिस एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों होता है वहां बच्चों को दो एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब वो प्रीलिम्स देता है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, फटाक से जवाब आना चाहिए। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मास तो आप पढ़ करके अपना मजबूत कर लिए, अब तो वेलोसिटी ना, तो परीक्षा हॉल में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए थोड़ा आराम करना होता है, दिमाग को हल्का सा शांत करना होता है। अब कंट्रोल, कूल, नींद भरपूर लेना है, तभी कल जो है एग्जाम में मेरा दिमाग से ये रहेगा। और अब जब ये आप लेक्चर देख रहे हैं तो इसके बाद पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है। 11th आवर की पढ़ाई काम नहीं आती है। हाँ, जो पढ़ लिए हैं कॉन्फिडेंट कि हम जो पढ़े हैं इससे हम पीटी पास करने लायक जो है कर जाएंगे। और ये लेक्चर इसीलिए सर, जैसे आईएएस में एक दिन पहले मोटिवेशन के लिए आए थे तो वो तो चलिए एक अलग मेरा उस दिन मूड था, आज आपको पीआई का मोटिवेशन दे रहे हैं कि हल्के फुल्के चीज़ों को देखिए और देख करके कल जाके बेहतरीन काम करिए। तो काइनेटिक एनर्जी, तैयारी के दौरान आपने अपने मांस जो है, वेट नहीं बढ़ाना है, वेट में फैट आता है, ठीक है ना, चर्बी नहीं बढ़ाना है, आपने अपने मांस को बढ़ा लिया है। और अब तो मास आ चुका ना हाफ m, अब केवल परीक्षा में v² करना है ना, तो स्पीड देने के लिए उसके पहले कुछ तो रेस्ट करना होगा। दिमाग में अच्छा सोचिए, भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, ठीक न, अंतो जटा बही जटा जटाय जटिता पजा तंग तंग गोतम पूछामी को इमंग वी जट ए जटंग। भगवान बुद्ध से संयुक्त निकाय में एक देवता ये प्रश्न पूछे थे, मन के अंदर उलझन है, मन के बाहर उलझन है। हे गौतम, इस संसार की सभी प्रजा उलझनों से जकड़ी हुई है, मैं आपसे पूछता हूं कि कौन इस उलझन को तोड़ सकता है। तो भगवान बुद्ध कहे थे, श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति इस संसार में मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, श्रद्धा के साथ, ये नहीं कि दूसरा मार्ग की तरफ भी जाना है, श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति मेरे बताए गए मार्ग पर चलेगा, उसका पालन करेगा, वो इस उलझन को तोड़ देगा।
तो फिर उनसे पूछा गया कि आपके बताए गए मार्ग पर तो भगवान बुद्ध कहे कि मैं तुम्हें ही किच्चंग आतप्पं अक्खा तारो तथागता, सफलता के लिए तुमको ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। तुम्हें ही किच्चंग आतप्पं, तुमको ही स्वयं कृत्य करना है। अक्खा तारो तथागता, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। तो हमने जो सील का आचरण करने को बतलाया है, 10 सील, प्राणी हिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक ना, क्या कहते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। हमको ज़्यादा जल्दी याद आता है पाली में मूसा वादा बेरमनी, झूठ नहीं बोलना है। पिशुना वाचा बेरमनी, चुगली नहीं करना है। फरुसा वाचा बेरमनी, कठोर वचन नहीं कहना है। संफप्पलापो बेरमनी, व्यर्थ की बात नहीं करनी है। उस बताए गए मार्ग पर जो चलेगा, सील आचरण, और उसके बाद जो समाधि लगाएगा, मैं इरिवेंट बात नहीं कर रहा हूं, अभी इसको जोड़ूंगा कल के परीक्षा से आपको, और जो उसके बाद समाधि लगाएगा, मेडिटेशन करेगा, वह विजडम को प्राप्त करेगा, वह जो है प्रज्ञा को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, यहां सील क्या था? आप जो इतने दिन से पढ़ाई किए वो था आपका आचरण। अब आज तो मेडिटेशन करिए, जो चीज को आपने अपने अंदर लिया है उसको मनन करिए, नया किताब मत खोलिए। और उसके बाद अगर आप ये 2 अच्छे से कर लेंगे तो विजडम मिलेगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप ज्ञान को जैसे वो प्राप्त करेंगे, आप इस पोस्ट को पालेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज एकदम नए ढंग से हम लोग आए हैं आपको पढ़ाने के लिए। हम आज भारतीय नए संसद भवन के साथ ये मोटिवेशन वाला क्लास है कि आपको मोटिवेशन दिया जा सके। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखें हम लोग यहाँ के बाद कि इस नवीन संसद भवन की क्या विशेषताएं होंगी। ये देखिए, इस नवीन संसद भवन की क्या विशेषताएं होंगी। इतनी विशेषताएं होंगी तो उसमें अब थोड़ा सा कुछ जो अखबार मैगजीन में आया है उसको भी देख लिया जाए कि यह इसका कुल क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर फुट होगा। इसके निर्माण पर जो अभी तय किया गया है कि इसके निर्माण की लागत राशि कितनी होगी, तो 971 करोड़ 971 करोड़ रखी गई है। अब इसी पर क्या कहते हैं, लोकतंत्र है, इसमें ना बुरा भी नहीं मानना है। 2 पक्ष हो गए हैं। एक का कहना है कि नहीं ये होना चाहिए, दूसरे का कहना है क्या है, कई फिल्म स्टार भी कह गए साउथ के कि अभी देश में कोरोना है तो इसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, मैं आप पे प्रहार नहीं करूंगा, आप डेमोक्रेसी में आपको अपना मत रखने का हक है, लेकिन जरा एक बार सोच करके तो देखिए कि इसका शिलान्यास एक प्रधानमंत्री रख रहे हैं। मैं क्या कहा हूं, इसमें खोजना है आज पॉलिटी। और प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, यानी वो बहुमत दल का डिसीजन है, जिनके पास 300 से ज्यादा सीट है, यानी वो भारत के उतने जनता का निर्णय है। अगर वो निर्णय गलत होगा तो अगले चुनाव में जनता पूछेगी, आप अभी क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो 5 साल तक सरकार को काम करने दीजिए। हाँ, अब कोई संसद में कोई बिल पास हुआ है, उस पर आप अपना मंतव्य रखना चाहते हैं, एक किसी बड़े ग्रुप को उससे कोई प्रभाव है, तो अपनी बात आप शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। लेकिन एक आज फैशन हो गया, एक आदमी माइक पकड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अकेले हो ना, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ लो ना एक बार और पहुंच जाओ संसद में, फिर अंदर कहना कि आपने ऐसा क्यों किया। तो क्या देख रहे हैं, इसके निर्माण की राशि जो है 971 करोड़ है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और एक सेंट्रल लॉन्ज होगा, हॉल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पहले केंद्रीय हॉल था, तो एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक जो है सेंट्रल लॉन्ज होगा। 8,000 से अधिक श्रम संसाधन की आवश्यकता होगी।
लेबर रिसोर्स 8,000 से ज्यादा इस बिल्डिंग के निर्माण में लगेगा। जो हमारा नया संसद भवन है ये ट्रायंगुलर होगा, त्रिभुजाकार होगा और यह 4 मंजिल का होगा। इस संसद भवन में एक बेनिफिट यह भी होगा, बेनिफिट मतलब पिछले से नया, कि 40 स्क्वायर मीटर का एक जो है ऑफिस हर एक सांसदों को दिया जाएगा। प्रत्येक सांसद को 40 स्क्वायर मीटर का एक ऑफिस होगा जो इनको अलग से अलॉट किया जाएगा। देखिए यही है पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसमें ये जो देख रहे हैं ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं पीले कलर में, ये है नया जो प्रोजेक्ट बनेगा। और जहां जहां ये क्या कहते हैं पिंक हल्का है, ये समझ लेना है कि ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। जैसे ये राष्ट्रपति भवन है तो ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इस कलर का। वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस देखिए क्या कहा गया है, नॉर्थ ब्लॉक के करीब लाया जाएगा, तो ये वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस नया बनेगा। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस एग्जिस्ट कर रहा है, नॉर्थ ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, साउथ ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसमें यहां एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था का ऑफिस नया बनेगा, पीएम हाउस नया बनेगा और पीएमओ नया बनेगा। यहां देखिए न्यू पार्लियामेंट हाउस नया बनेगा, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर नया बनेगा, लेकिन नेशनल आर्काइव्स देखिए एग्जिस्ट कर रहा है। सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनेगा यहां नया, और हैदराबाद हाउस एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिया गेट एग्जिस्ट कर रहा है, यही है। तो अब जरा सुनिएगा, इस संसद भवन में हर एक सांसदों को 40 स्क्वायर फुट का एक ऑफिस मिलेगा। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए प्रवेश करने हेतु एक अलग प्रवेश द्वार होगा। अब इसमें अलग अलग भवन का थीम होगा, अलग अलग। जैसे लोकसभा का ये प्रोजेक्टेड थीम है, लोकसभा का थीम जो है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। ये देख रहे हैं ना कलर, राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा। लोकसभा का थीम नेशनल बर्ड के थीम पे है, मोर पर। राज्यसभा का जो थीम होगा ये हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल पर होगा। तो लोकसभा का थीम नेशनल बर्ड मोर पर होगा और राज्यसभा का थीम नेशनल फ्लावर कमल पर होगा। केंद्रीय कक्ष जो होगा सेंट्रल लॉन्ज, उसका थीम हमारा राष्ट्रीय वृक्ष वड जिसको कहते हैं वो होगा, या पीपल। अब ये जो नया भवन है इसके ऊपर अभी बना नहीं है ना, अभी तो प्रोजेक्ट है, तो फोटो उसके बाद आएगा। भारत का ये जो राज चिन्ह है अपना, ये हमारे उस नए भवन के ऊपर बनेगा। अब जो नया बिल्डिंग बन रहा है उसमें कितने लोकसभा में सांसद बैठ सकते हैं, कितने की बैठक की व्यवस्था होगी? 888 सांसद लोकसभा में केवल बैठ पाएंगे और 382 सांसद राज्यसभा के बैठेंगे। यह सोचकर बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक और थीम डाला गया, सोचा गया कि हम जो ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं उसको कि सेंट्रल हॉल में जो अभी तक कराते थे जब दोनों साथ बैठते थे, क्योंकि दोनों हाउस का अपना कैपेसिटी फुल था, एकदम पढ़ना है पॉलिटी के हिसाब से दोस्तों। और अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है ज्वाइंट सेशन का,
तो क्यों ना लोकसभा के आकार को, माने इसकी बैठक व्यवस्था टोटल, ये तो 888 सांसद जब लोकसभा का सेशन चलेगा तब इसमें बैठेंगे, लेकिन इस हॉल को इतना बड़ा क्यों ना बना दिया जाए कि ज्वाइंट सेशन के लिए हम एक अलग से जो सेंट्रल हॉल बनाएंगे, वो तो राजशाही था, बना दिया, वो खर्च क्यों करें। लोकसभा अध्यक्ष को ही अध्यक्षता करना है, वो नहीं आएंगे तो उपाध्यक्ष को ही अध्यक्षता करना है, ऐसे पढ़ना है इसके साथ। तो फिर क्यों न लोकसभा का जो हॉल है उसमें एक बार में 1272 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाए। जब ज्वाइंट सेशन नहीं होगा थोड़ा फैल फैल बैठेंगे सब, है ना। हाँ, जब ज्वाइंट सेशन होगा तो फिर वो एडजस्ट हो जाएगा, 1272 आदमी एक साथ बैठ पाएंगे। ये सोचा गया इसमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये काम कॉन्स्टिट्यूशन का है। हर एक बेंच पर एक साथ 2-2 लोग ही बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अब ये क्यों सोचा गया 888? तो आप रोज पढ़ते हैं संविधान में कि 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा के सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, केवल और केवल क्या होगा, सीमांकन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2026 में संसद ये तय कर ले कि जैसे अभी संसद तय किया ना भाई कि अब हम एंग्लो इंडियन को नहीं मतलब कि नॉमिनेट करेंगे, तो अगर संसद तय कर ले कि 2026 में कि नहीं अब लोकसभा के सीटों को बढ़ाना चाहिए, तो लोकसभा के सीटों को बढ़ाना चाहिए, उसके पीछे क्या तर्क हो सकते हैं। तो आज जो आप पढ़ते हैं कि वर्तमान सांसद उतना परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं अपने क्षेत्र में जितना कि परफॉर्म पहले के सांसद करते थे, मैंने लोगों को संतुष्ट। यहां से निकालिए मेंस का क्वेश्चन, देखिए आपको निकलेगा कि उसमें से एक पॉइंट यहां है। तो सबसे पहले एक बार सोच करके देखिएगा कि 52 में जो सांसद चुनाव जीते थे वो ज्यादातर लोग वैसे थे जिनकी की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में थी। तो जनता में जो उनका पिक्चर था, नमस्कार, अरे ये फ्रीडम फाइटर है, ये हम कहां से बता रहे हैं, तो वही मेरे नाना जो एमएलए रहे थे 52 का चुनाव जब जीते थे, बताते थे कि जोड़ा बैल कांग्रेस का उस समय चुनाव चिन्ह होता था, तो जोड़ा बैल चुनाव चिन्ह था उनका पुराना कांग्रेस। फिर जब कांग्रेस में बंटवारा हुआ, कांग्रेस आई, तो मेरे नाना उसमें नहीं गए थे, वो कांग्रेस संगठन में चले गए थे, विधानसभा में वो रिकॉर्ड है वहां के। तो क्या देख रहे हैं, वो नेहरू जी वाला जो कांग्रेस था उसमें थे, तो क्या कहते हैं, बोलते थे कि अरे जोड़ा बैल चुनाव चिन्ह होता था, 2 बैल लेके गांव घूम जाते थे, चुनाव जीत जाते थे, क्या खर्चा आता था। तो ये चीज तो हम आपको अपने अनुभव पे बता रहे हैं, उनकी कही हुई बातों को। तो उस समय इसलिए जीत जाते थे कि वो उस इलाके के महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटरों में से थे, ठीक है ना। कितनी बार जो है अंग्रेजी सरकार मेरे ननिहाल में, मेरे घर में आकर के सब चिट्ठी पत्री जब्त करके लेकर के गया है। नाना मेरे 5 भाई, तो उनमें से एक भाई का तो बीच में ही देहांत हो गया था, वरना तीनों फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर का पास मिला, पेंशन मिला उन लोगों को। तो क्या देख रहे हैं, अब वो नहीं है जिंदा, तो वो उन्होंने कहा, तो क्या देख रहे हैं, उसको ही लिखना है कि उस समय के जो सांसद थे, एक तो वो पहला चुनाव था, तो उसमें समस्याओं से ज्यादा ये बात जो है जनता में इनका शैडो बड़ा था कि ये फ्रीडम फाइटर है। आज के जो सांसद हैं अब उनमें से कोई फ्रीडम फाइटर तो है ही नहीं, और समस्याएं 70 साल में, ये तो जीवन का कहानी है कि बढ़ेगा ही, तो समस्याएं 70 सालों में बढ़ेंगी। तो लोगों का अब एक्सपेक्टेशन सांसद से बढ़ गया है, और वो हाथ जोड़ के अब खुश नहीं हो रहा है कि अरे ये तो फ्रीडम फाइटर है। बेचारा इसलिए भी जो है परेशान, जनता में छवि जो है उन सांसदों के जैसा नहीं है। दूसरा, उस समय लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो था उसके हिसाब से उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। तो वो जब सांसद से डिमांड करते थे ना, हमको याद है कि मेरे जो लोकसभा सीट के सांसद थे, मेरे ददिहाल का, मेरे मतलब कि अपने बाबा के घर का,
बनारसी सिंह हुआ करते थे सांसद, मेरे गांव के बगल के। तो सिर्फ इतनी सी बात पे ही खुश हो गए लोग कि मेरा जो लोकल रेलवे स्टेशन था ना, वहां पर एक ट्रेन का स्टॉपेज करवा दिए वो लोकसभा में क्वेश्चन पूछ करके। अरे बनारसी बाबू, इतना तूफान एक्सप्रेस को रुकवा दिए। तूफान एक्सप्रेस चलती थी, तूफान एक्सप्रेस को रुकवा दिए, जम्मू स्टेशन पर उसका स्टॉपेज हो गया। बनारसी बाबू, बनारसी बाबू। आज रेलवे जनता में भी डिटोरिएशन हो गया है। आज रेल का स्टॉपेज नहीं सांसद से आप उम्मीद कर रहे हैं, टिकट कंफर्म करवाना चाह रहे हैं। उस समय जो रेल रुका उससे संपूर्ण जनता को बेनिफिट था, तो सांसद को करने में भी प्रॉब्लम नहीं था। आज के सांसदों से आप व्यक्तिगत रेल का टिकट कंफर्म कराना चाहते हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी चाहते हैं। अरे कितना आदमी को तो अगर बस चले ना तो कहेगा मेरे सोसाइटी गटर साफ कर दीजिए, जो हम खुद करवा सकते हैं। यह है परफॉर्मेंस। और एक अब लास्ट बताते हैं, ये तो जब मेंस का क्लास होता है 200 शब्दों का पूरा आंसर बताते हैं दोस्तों। यही तो फर्क है कि मैं कभी भी अपने लेक्चर का दिखावा नहीं किया अपने लाइफ में। क्लास में आइए, बेस्ट पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो है ये यूट्यूब पर ये करना ठीक नहीं है, ये अच्छा बात नहीं है। ठीक है, कभी आपको मोटिवेशन के लिए इस तरह से आना होता है तो आ जाते हैं। अब सुनिएगा जरा, जो तीसरा है उसी से ये जुड़ा हुआ है। 1952 में लोकसभा की जो सीटें थी उसमें 8-9 लाख पे एक सांसद हो जाते थे। तो एक सांसद जो है 9 लाख लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए थे। आज अगर सीट नहीं बढ़ाइएगा तो हकीकत में एक एक सांसद 40-40 लाख लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए है। 40 लाख पर एक सांसद है, बेचारा कितनों की समस्याओं को सुनेगा। लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया है, चिट्ठी ज्यादा सांसद को भेजने लगा है, वो तो ठीक है, वो होगा। बट जहां 12-13 लाख पर एक सांसद होता था, आज माना तो वही गया है 2026 तक, बट उस क्षेत्रों में आकर के अब कितने लोग रहने लगे। तो वो सांसद इसलिए भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ऐसा 2026 में आकर के ये तय किया जाए, ये क्वेश्चन हम 200 शब्द में लिखाते हैं हर एक साल अपने मेंस के क्लास में। अगर 2026 में आकर के ये तय हो कि नहीं, वर्कलोड को कम करने के लिए आप देख लीजिए, कॉर्पोरेटर में आप एक ही क्षेत्र से 3 चुनते हैं कि 3 लोग मिलकर समस्या सुलझाएगा। तो सांसदों में भी अगर हम ये सोचें कि वहां तब एक क्षेत्र से 2 सांसद करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, वो तो बड़ा चीज है। तो क्यों ना लोकसभा सीटों का रीशफलिंग किया जाए। तो उम्मीद लगता है कि अगर उस समय 13 लाख के फॉर्मूला को अपनाएं तो 888 के आसपास, 800 प्लस के आसपास जो है लोकसभा में, और 384 के आसपास जो है राज्यसभा में लोग हो पाएंगे। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाए। अब आइए आगे, प्रत्येक जो सीट है वो डिजिटल, हमारा डिजिटल इंडिया है, क्यों नहीं हम नए भवन में रखें। तो वो डिजिटल पद्धति और टच स्क्रीन के साथ होगा। उसके बाद कमेटी की जो बैठक होती है उसको ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन में 6 समिति रूम होगा। हो सकता है अरे लोक लेखा समिति हम हमेशा रखते हैं तो उनको एक कमरा देंगे, जाहिर हिसाब समिति, अंदाज समिति, जो सब परमानेंट है उसके लिए कुछ तो करें। तो क्या देख रहे हैं, ऐसी 6 समिति कक्ष होगी। रेन हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम से युक्त होगा हमारा नया संसद भवन। 100% यूपीएस पावर बैकअप के साथ होगा, ठीक ना, अनइंटरप्टेबल। अपने को ऐसा नहीं चाहिए कि लाइट अचानक किसी कारण से कट गया तो अब जो है लोकसभा को थोड़े समय के लिए रोकते हैं। तो यूपीएस सिस्टम के साथ होगा। देख रहे हैं ना, हर चीज के पीछे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ के आपको पढ़ाए जहां तक संभव हुआ। और साथ में यही कहेंगे कि कुछ भी नहीं, आराम से आज जो है माथा में तेल डाल करके आराम से चिंतन में रहना है।
और लर्न करना है, दिमाग में घुमाना है कि कल की स्ट्रेटेजी क्या होगी। ठीक है ना? अगर कल की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी ये आप अगर आज सोच लिए तो कल का दिन, कल का सूरज आपका ही होगा, कल के विजेता आप ही होंगे। कितना भी अच्छे से तैयारी कोई कर ले, अगर वो लास्ट मोमेंट में परफॉर्म नहीं किया तो उसका वो दिन नहीं होगा। बहुत ही महान सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी दिन 0 पे आउट भी तो हो जाते हैं अगर होमवर्क ठीक से नहीं होता है तो चिंता नहीं करना है कि हमको ये नहीं आता है, हमको ये नहीं आता है। अरे हमको नहीं आता है तो मान लेना है सबको नहीं आता होगा। हम अगर अच्छे से पढ़े हैं तो एक रेंज के ऊपर अगर नहीं आ रहा है तो मेरिट गिरेगा, ठीक है ना? और अगर वो क्वेश्चन इजी है तो हमको भी आएगा। हम लोग तो दिल्ली विश्वविद्यालय में तैयारी के दौरान ऐसे ऐसे लड़कों के ग्रुप में होते थे कि पीटी के समय परेशान करने के लिए लोग, उस समय तो हिस्ट्री ऑप्शनल होता था ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो लोग आके परेशान करने के लिए, अरे छुछुंदर का हड्डी हड़प्पा में कहाँ से मिला? अरे क्या करेंगे जान के छुछुंदर का हड्डी हड़प्पा में कहाँ से मिला? रेलेवेंसी जो होगा वो न देखेंगे। तो वैसे में कई लड़के जिनका प्रीलिम्स निकलता था तो वो सारे लोग, हम लोग क्या कहा करते थे, अच्छा हमको नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता नहीं करना है। तो इस चीज के पीछे नहीं पड़िएगा। और मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है। आप सोच करके देखिएगा कि मेंटल टफनेस जिस आदमी के पास नहीं है वो युद्ध हार ही जाएगा। युद्ध में सबसे पहला चीज है क्यों? क्योंकि अब कोई कह दे कि मेरी तैयारी नहीं है तो कल काहे जाओगे देने परीक्षा? तैयारी तो है ही हमारी, वहां पर 180 मिनट हम अपने को कैसे परफॉर्म करते हैं। क्या 1-2 गेंद सचिन के सामने अगर उस नियम पे ना गिरता है, अचानक बाउंस हो गया, तो क्या सचिन घबराता है? नहीं घबराता है, वो अगले गेंद का इंतजार करता है। तो 300 में से 300 में थोड़े मारना है, ठीक? अरे बहुत बढ़ेगा तो 150 में रिट जाएगा, बहुत मन कि प्रलय हो जाएगा। तो 150 तो नहीं है मारना है, गलत नहीं करना है, लेकिन 150 तो नहीं है मारना है, ये समझना है। तो 100 क्वेश्चन नहीं आएगा तो भी अगर हम 200 में परफॉर्मेंस 150 का दे देंगे तो पीटी निकल जाएगा। तो क्या देख रहे हैं? तैयारी तो है। 1-2 गेंद बाउंसर ही आ गया, पहला क्वेश्चन अगर भारी भी आ गया कोई बात नहीं, चलो दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। अरे 300 प्रश्न है, घबराना नहीं है। और जिस सेक्शन में आप मजबूत हैं उसको पहले टच करना है, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यस मेरा इतने क्वेश्चन सही हो गया, अब इतना ही तो पहुंचना है। तो आज हम पढ़ाते पढ़ाते आपको मोटिवेशन ही देने आए हैं कि कल जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस एग्जाम में मेरे बच्चों मुरझाना नहीं है, पूरा जीवन पड़ा है। जो अच्छे से तैयारी करके जो पुराने लोग हैं वो तो समझिए कि बहुत अच्छी स्थिति में हैं कि वो काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर चुके हैं। नए बच्चे भी क्यों घबराएंगे? अरे ये जीवन का अंतिम परीक्षा थोड़े न है। इसके बाद STI, यहाँ के बाद सीखेंगे, उसके बाद क्लास 1-2, उसके बाद DYSO, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है। हो जो नए लोग हैं क्या होगा? यह एक अनुभव देगा हमको, और क्या, कि हमको नया क्या करना है, अब आगे क्या पढ़ना है, ठीक ना? तो मन को शांत करके, और उसके बाद अब हमारे यहाँ का कविता है, आप नहीं समझ पाएंगे, रन धीरा रे बबुआ, धीरा रे बबुआ, रन धीरा रे बबुआ। रन में जो धीर रहेगा वही जो है विजयी होगा। जिसके दिमाग में मानसिक उच्छलता आ गई वो नहीं। हम आपके साथ कविता इसलिए भी कम शेयर करते हैं कि कल्चर गैप है। हम अगर गुजरात के होते और गुजराती बोल रहे होते तो हम आपके सामने उतना ही कविता बोलते, क्योंकि गुजराती कविता आप समझते। हम अपने यहाँ से बोलेंगे तो आप समझेंगे ही नहीं। हम एक वाकया बताते हैं कि एक आनंद मोहन सिंह थे, वो
सांसद थे, बने थे वाजपेयी जी के समय में, निर्दलीय बने थे, अपक्ष। अभी तो जेल में है, वो बिहार से हैं। तो वो बोलते बोलते बोल गए बिहार का एक कहावत कि नय खायब खायब भर थारी, और नय सुतब सुतब गोड़ थारी। तो जानते हैं सांसद इंटरप्ट किए मजाक में कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब कि जो देखिएगा कुछ लोग को किस जाएगा ना शादी में, तो डांस करने का तो उसको भरपूर मन है, लेकिन शुरू में हाथ पीछे करके खड़ा रहेगा कि कोई खींचे। तो नहीं खाएब नहीं खाएंगे, और जब खाना शुरू करेंगे तो भर थाली खाना खाने, उसके बाद जो घुसता है डांस कर रहे हैं तो देखिएगा सबको भगा देता है। और नहीं हमको नहीं सोना है। आज जब नींद लगा ना, तो जो खटिया पे सोया हुआ आदमी है उसके पैर के पीछे नीचे का जो जगह बचता है, गोड़थारी हम लोग बोलते हैं उसमें, इसीलिए हम आपके सामने कम बोलते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ भी बहुत है इस तरह का। तो चलिए आगे देखें। अब इसके वस्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल आपके सामने, वेल नोन पर्सनालिटी। इसको कौन सा आर्किटेक्चर फर्म डिजाइन कर रहा है? SCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और इसके मुख्य जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसको देख रहा है। और जुलाई 2022 तक जो है इसके पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही काम शुरू होगा, लेकिन बनाने के लिए हम लोग 2022 तक का रखे हैं। अब सुनिएगा, नए संसद भवन के निर्माण की क्या आवश्यकता है? जो लोग प्रश्न पूछे, तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, तो पक्ष में ही कहना पड़ेगा ना, क्वेश्चन दोनों आ सकता है। तो विपक्ष वाला तो बोल गया जिसको जिसको बोलना था कि कोरोना में क्यों किए, बट क्यों आवश्यकता पड़ी? तो ये आज का नहीं है विकास। वर्ष 2010 में हमारी पुरानी बिल्डिंग, अभी देखेंगे 27 में इसका पहला अधिवेशन हुआ है। हमारी पुरानी बिल्डिंग अब अधिवेशन के हिसाब से 100 साल पुरानी हो जाएगी। 1912-13 में इसका डिजाइन हुआ था, तो डिजाइनिंग के 100 साल पार हो गए, अभी बताते हैं सब। तो हमारी बिल्डिंग पुरानी हो गई है, तो इसकी स्थिरता को लेकर के चिंता था कि कोई तरह का घटना दुर्घटना ना हो, इसलिए भी नए संसद भवन की आवश्यकता थी। दूसरा, लोकसभा की जो अध्यक्षा थी 2012 में मीरा कुमार जी, उन्होंने नए बिल्डिंग बनाने के प्रस्ताव पर एक कमेटी बना था, उस पर उन्होंने प्रस्ताव रखा था, उस कमेटी की अध्यक्षा थी वो। और 2026 में अगर मान लीजिए 19/5/24 सरकार बदलेगा, व्यक्ति बदले ना बदले बट सरकार बदलेगा, पार्टी बदले ना बदले या पार्टी नई भी हो सकती है, लेकिन सरकार तो बदलेगी, क्योंकि 19 वाले सरकार का कार्यकाल तो 24 ही है। तो नई सरकार के समय यदि संसद में यह बिल पास हो जाए कि नहीं 2026 के बाद 848 सदस्य होने चाहिए लोकसभा में और 384 सदस्य राज्यसभा में, और वो बिल पास हो गया, तो हमारे बिहार में कहा जाता है शादी के समय कोहड़ा रोपोगे क्या? मतलब शादी के समय कोई फल रोपने जाएंगे जिसकी आवश्यकता होगी कि वो फल हमको पहले रोपना होगा। तो आज सोचेंगे तो ना हम 26 में खड़े हो पाएंगे कि मेरे पास स्पेस है, अगर बढ़ाना है तो सांसदों की संख्या को बढ़ा दी जाए। तो क्या देख रहे हैं, ये 3 सबसे बड़े कारणों में से कारण था। ये देखिए मीरा कुमार जी उसमें अध्यक्षा थी, और 26 में अगर ये जरूरत पड़ेगा तो। अब थोड़ा सा चर्चा कर लें वर्तमान संसद भवन का, तब ना। तो 1912-13 में ये हैं एडविन लुटियन और ये सर हर्बर्ट बेकर इस भवन का डिजाइन किए थे। नया है तो पुराना भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर इस भवन का डिजाइन किए थे। इसका निर्माण जो है संसद भवन का, ये ओल्ड रखे हैं जान के आपको, 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में पूरा हुआ था। यानी 1922 में ये भवन 95 साल पुराना हो जाएगा।
18 जनवरी 1927 को, ये ऐसा लगता था उस समय जब ये बना था, 1927 को उस समय के वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, इस नए संसद भवन का। देखिए आपको पूरा इंफॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। खाली नया ही पढ़ाएंगे या कहीं क्वेश्चन पुराना जोड़ के दे दिया तो क्या करेंगे। जो देखिए तो ये जो अपना पुराना संसद भवन है और ये एक नया स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, देखिए तो ये दोनों एक जैसा है, क्योंकि ये संसद भवन एमपी में मितोली जो एक जगह है, ये संसद भवन नहीं है, यह एक मंदिर है पुराना। उसका फोटो देखिए जरा, संसद भवन से मिलता है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश के मितौली में 64 योगिन का जो मंदिर है, इस भवन से प्रेरणा लेकर के ये हमारा पुराना जो अभी वर्तमान पार्लियामेंट है वो बनाया गया है। और इसका तीसरा सत्र जो है, सत्र 19 जनवरी 1927 को नए संसद भवन में ही हुआ था, और यही है 64 योगिन मंदिर मितौली, वहां से ही जो है इस जो वर्तमान संसद भवन है उसकी प्रेरणा ली गई है। देखिए आपको देखने में वैसा ही गोल लगेगा। अब समझे ना कि टीचर को हम कहते हैं बार बार कि भाई मेहनत करो, मेरा प्रहार वही होता है। आज का दिन ये नहीं है, आज जाने दीजिए, आज अपने पॉजिटिव रहे। 1956 में, ये 56 का फोटो है, इस भवन को में एक मंजिल और जोड़ा गया। ये देखिए, ये वाला जो है ऊपर वाला, इसमें एक मंजिल जोड़ा गया। इसके जो ये बाहर है, ये बाहर बाजू, इसमें 144 पिलर है संसद भवन के बाहर से। इमारत के बीच में ये गोलाकार कक्ष है, ऐसे ही याद करिए 64 योगिन मंदिर में बीच में गोलाकार कक्ष है और ऐसे बाहर से है। चेंबर ऑफ प्रिंसेस का सत्र जो आज लाइब्रेरी रूम के लिए उपयोग होता है, एक ये है। इसमें आज जिसको राज्यसभा कहते हैं उसमें राज्य परिषद कहा जाता था, एक हॉल ये है इसमें। और आज जिसको हम लोकसभा कहते हैं उसमें उसको केंद्रीय विधानसभा कहा गया था, ये है उसमें। और इस बिल्डिंग के चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे घेर करके एक चार दीवारी बाउंड्री बनाया गया है। ये क्यों बता रहे हैं, ये देखिए लाल रेताल पत्थर का बना है। हम लाल किला में याद करते हैं कि वो लाल बलुआ पत्थर का बना है, अगर हमारा अतीत है तो ये तो हमारा वर्तमान है। तो इसका रेलिंग यही है कल्चर। देखिए लाल बलुआ पत्थर का बना है और इसमें जाली है अंदर, ठीक ना, रेलिंग में जाली बना हुआ है। अब जरा वर्तमान संसद से संबंधित कुछ घटनाओं को देखें। तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने चेंबर ऑफ प्रिंसेस को वायसराय के रूप में संबोधित किया था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने चेंबर ऑफ प्रिंसेस को वायसराय के रूप में इसको संबोधित किया था। यानी माउंटबेटन एक वायसराय के हैसियत से, जब संसद भवन तो 27 में ही बन गया, तो इसको चेंबर ऑफ प्रिंसेस को संबोधित किया था। यह पहला घटना है। 1950 में इसी भवन में, देखिए अंबेडकर साहब हैं, सब लोग दिख रहे हैं, संविधान सभा की बैठक हुई थी। 1978 में ये देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारतीय संसद को संबोधित किए थे। इस समय भारत के वड़ा प्रधान मोरारजी देसाई थे। 13 दिसंबर 2001 को यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक था, संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। 2010 में जब बराक ओबामा जी आए थे यहां, तो 2010 में इन्होंने संसद के दोनों सदनों को ज्वाइंट सेशन बुला करके संसद का और उसको संबोधित किए थे। इस समय हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये दोस्तों आज आपको
नए संसद भवन के साथ जितनी इम्पोर्टेंट माहितियाँ दी जा सकती थी कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते हुए बताए कि हम कैसे बिन सांप्रदायिक हैं, उसका परिचय दिया गया। ठीक है ना। संसद भवन को बढ़ाने का, संख्या सीटों का, उसको संविधान के साथ जोड़ करके बताए। तो इन चीज़ों पर और आप एनालिसिस करिए। हम हमेशा बोलते हैं कि मेरी थिंकिंग अंतिम नहीं होगी आपके लिए। मैं मेंस के क्लास में कभी नहीं बच्चे को कहता हूं दोस्तों कि मैं जो लिखा दिया वो फाइनल है। मैं कहता हूं अब इसमें आप भी कुछ जोड़ सकते हैं तो अपना जोड़ लीजिए पॉइंट। आप हो सकता है कि एक बार हम आपको कोई सोच दिए तो सोच से आप आगे बढ़ के जो है कुछ सोच सकते हैं। तो दोस्तों सारे बच्चों को कल के लिए पीआई के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो प्रिपरेशन किए हैं अपनी तैयारियों का बेस्ट परफॉर्मेंस कल दीजिए। और भगवान बुद्ध से हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान बुद्ध आपको जो है ऊंचाइयों पे पहुंचाए। मां सरस्वती से भी प्रार्थना करेंगे कि आपको जो है क्या कहते हैं उस समय परीक्षा के समय आपके बुद्धि को प्रखर कर दें, जिससे कि आप एनालाइज करिए और तुरंत इन चीज़ों को लिखें। और दूसरे धर्म के भी जो लोग हैं उनके भी गॉड से हम प्रार्थना करेंगे कि उनको बेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो है उस समय शक्ति दें। सर्वधर्म प्रार्थना सभा। ठीक है। तो सारे बच्चे अच्छे से कल परीक्षा दीजिएगा। और एक शिक्षक के रूप में तोमर सर का आशीर्वाद आपके साथ है। आप इस आशीर्वाद के साथ उतरिएगा। हमने अपने भगवान से भी कहा, दूसरे धर्म के भी भगवान से कहा, और मैं गुरु के रूप में भगवान बुद्ध को अपना गुरु मानता हूँ। मेरे गुरु बस वही हैं। तो अपने गुरु से हमने कहा कि आप हमारे बच्चों को ये शक्ति दीजिए कि कल वो तर्क से तर्क करके एकदम सही और सटीक आंसर टिक मारे। मैं उन शिक्षकों में नहीं हूं कह दूंगा 300 में 300 मारिए। इतना लगा करके आए कि कल मेरे बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो बच्चों कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। एकदम मस्त दिमाग से, मजबूत दिमाग से परीक्षा देना है। और रात में आज शांति से भगवान बुद्ध के जैसा चिंतन करना है, जो उन्होंने कहा समाधि, रूप समाधि, अरूप समाधि, वो आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास मैं पूरा करता हूं। और 2 लाइन सिर्फ मां सरस्वती की वंदना के साथ मैं आज पूरा करता हूं कि कल आपको मां सरस्वती सद्बुद्धि दें, ज्यादा तर्क दें, जिससे कि आप ये कर सकें। तो 2 लाइन पूरा बोलना बहुत मतलब कि आपका टाइम बिगड़ेगा। हे शारद जग जननी अम्बे, चरणों में मुझे लगा लेना। यह सेवक तुझे पुकार रहा, तुम प्रेम कृपा दर्शा देना। गूंगों की वाणी दाता हो, विद्या सुख की तुम माता हो। हे देवी विद्या दाता हो, अनपढ़ को जरा पढ़ा देना। मंयूर वृक्षौसीन सदा, वीणा कर शोभित है उमदा। हे देवी विश्वविधाता हो, आनंद लता लहरा देना। हे शारद जग जननी अम्बे, चरणों में मुझे लगा लेना। मां सरस्वती आप सबों को कल प्रश्न से लड़ने की शक्ति दें और आप कल पास होकर के आइए। इसी आशीर्वाद के साथ और मां सरस्वती की वंदना के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।